न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। आज मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार होगा। माना जा रहा है कि 15 से 17 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आज दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। पर्रिकर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोहर पर्रिकर को साफ छवि और कड़े फैसले लेने वाला शख्स माना जाता है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहिर को मौका मिल सकता है। सूत्रों से खबर है कि अहिर को कोयला मंत्रालय मिल सकता है। फिलहाल यह मंत्रालय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पास है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जेपी नड्डा पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हिमाचल में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मुख्तार अब्बास नकवी फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि वो पीएम मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे पूरा करेंगे। इसके अलावा यूपी से साध्वी निरंजन ज्योति और महेश शर्मा को भी जगह मिल सकती है। महेश शर्मा नोएडा से सांसद और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। वो पीएम मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे पूरा करेंगे। इसके अलावा यूपी से साध्वी निरंजन ज्योति और महेश शर्मा को भी जगह मिल सकती है। महेश शर्मा नोएडा से सांसद और पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। बिहार से 3 नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। इनमें से एक आरजेडी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव भी है। रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। बिहार से राजीव प्रताप रूडी के नाम की भी चर्चा है। बीजेपी महासचिव रूडी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार से पीएम मोदी के बड़े समर्थक गिरिराज सिंह का नाम भी आ रहा है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो का भी नाम सामने आ रहा है। बाबुल सुप्रियो मशहूर गायक हैं और पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पहली बार सांसद बने हैं। सूत्रों से खबर है कि शूटर से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मंत्री बनाया जा सकता है। राठौड़ के अलावा राजस्थान से ही एक और सांसद सावरलाल जाट का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पंजाब से विजय सापला और हरियाणा से चौधरी बीरेंद्र सिंह का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े जाट नेता हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वहीं छत्तीसगढ़ से रमेश बैस और झारखंड से पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को मौका मिल सकता है। खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से 20 बीजेपी नेताओं को फोन किया गया, जिसे दिल्ली में रहने के लिए कहा गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने उन नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। वहीं टीडीपी की तरफ से वाईएस चौधरी का नाम भी भेजा गया है। चौधरी राज्यसभा सदस्य हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले शिवसेना और बीजेपी में ठन गई है। हालांकि खबर यह है कि शिवसेना ने अनिल देसाई का नाम मंत्री पद के लिए सुझाया है, लेकिन देर रात पासा फिर पलट गया। दरअसल बीती रात अनंत गीते पीएम से मिलने गए थे मगर मिल नहीं पाए। जैसे ही शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को एक खबर मिली तो उन्होंने गीते को फौरन मुंबई तलब किया। उद्धव का बुलावा आते ही दिल्ली के घर पर ताला लगाकर गीते रात को ही मुंबई पहुंच गए। खबर है कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं, जिसके चलते शिवसेना और बीजेपी के बीच में बातचीत टूट गई है। खबर है कि बीजेपी सुरेश प्रभु को मंत्री बनाना चाहती थी, जबकि शिवसेना ने अनिल देसाई का नाम दे दिया। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के बीच में महाराष्ट्र को लेकर पहले ही तनातनी चल रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार ने आग में तेल डालने का काम किया। शिवसेना आज तय करेगी कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन देना है या फिर विपक्ष में बैठना है। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार में शामिल होने या फिर बाहर रहने को लेकर शिवसेना में मतभेद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना विपक्ष में बैठने का फैसला ले सकती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला आज शाम 4 बजे होने वाली शिवसेना के नेताओं की बैठक में होगा। खबर है कि शिवसेना ने बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में 12 मंत्री पदों की मांग रखी है। शिवसेना चाहती है कि उसके 5 विधायकों को कैबिनेट और 7 को राज्य मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा शिवसेना ने डिप्टी सीएम के बदले गृह मंत्रालय की भी मांग बीजेपी के सामने रखी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा। आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में उसे 42.3%, बीजेपी को 39.1% और कांग्रेस को 10.2% वोट मिलता दिखाया गया है। आपके सर्वे के मुताबिक पार्टी को 41 से 46 सीट, बीजेपी को 24 से 28 सीट, कांग्रेस को 1 से 4 सीट मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम पद की पहली पसंद है, तो वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर हर्षवर्धन है।
इससे पहले कल बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी सामने आया था, जिसमें पार्टी ने बहुमत का दावा किया था। दिल्ली के रफी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आम आदमी पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। तरुण यादव नाम के शख्स ने आप नेता और पूर्व मंत्री गिरीश सोनी पर उसके मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। तरुण यादव का आरोप है कि उन्होंने गिरीश सोनी को अपना दफ्तर बनाने के लिए किराए पर कमरा दिया था, लेकिन जब तरुण यादव ने मकान खाली कराना चाहा तो गिरीश सोनी ने अपने समर्थकों के साथ उनकी पिटाई की। उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि तरुण यादव को बीजेपी ने मीटिंग में हंगामा करने के लिए भेजा था। केजरीवाल ने इन आरोपों का भी खंडन किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई बदतमीजी की है। इराक में हुए अमेरिकी हवाई हमले में आईसिस चीफ बगदादी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अल अरेबिया अखबार के मुताबिक अमेरिका ने बगदादी को निशाना बनाकर हमला किया। हमले में अनबार प्रांत के टॉप कमांडर समेत कई खूंखार आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने शनिवार को सीरियाई सीमा के पास एक इराकी कस्बे में हमला किया था। अमेरिकी सेना को खुफिया सूचना मिली थी कि आईसिस के कई आतंकी यहां छिपे हैं, जिसे निशाना बनाया गया। अमेरिकी विमानों ने पश्चिमी इराकी सीमा पर स्थित शहर अल कायम के एक घर पर निशाना बनाया। उसे हमले के वक्त इस घर में आईएस के टॉप आतंकी बैठक कर रहे थे। अमेरिका ने आईसिस के खिलाफ जंग में इराकी बलों की मदद के लिए 1500 अतिरिक्त सैनिक इराक भेजने की मंजूरी दी है। ये अमेरिकी सैनिक सीधी लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, बल्कि वहां मौजूद इराकी सेना को ट्रेनिंग देंगे। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में शनिवार को हुए कार बम धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सरकार को खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस के बढ़ते खतरे के बारे में चेताया है। बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार की ओर से नवाज शरीफ सरकार को इस संबंध में एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसिस ने खैबर पख्तूनख्वा के हांगू और खुर्रम कबायली जिले के 10 से 12,000 लड़कों को भर्ती करने का दावा किया है। राम जेठमलानी ने कश्मीर पर परवेज मुशर्रफ के 4 सूत्री फॉर्मूले का खुलकर समर्थन किया है। जेठमलानी के मुताबिक कश्मीर को लेकर मुशर्रफ के पास ठोस प्रस्ताव था, लेकिन भारत ने उसे तवज्जो नहीं दी। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर वकील और बीजेपी के सांसद रहे राम जेठमलानी कश्मीर कमेटी के अध्यक्ष हैं। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 पर बीजेपी इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने पीएम को इसकी अहमियत बताई है। जेठमलानी के मुताबिक धारा 370 को खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बारामूला के उरी सेक्टर में हुई गोलीबारी में कुल 2 लोगों की जान चली गई। एक जवान शहीद हो गया और 17 साल की एक लड़की की भी जान चली गई। करीब 2.5 घंटे तक चली इस गोलीबारी में पाकिस्तान ने लगातार भारतीय सीमा पर मोर्टार दागे। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से अगवा हुए 3 साल के वंश का पता चल गया है। गाजियाबाद पुलिस ने वंश को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद किया। वंश का अपहरण उसकी मां रानी ने अपने बेटे और उसके दोस्त की मदद से कराया था। पुलिस ने अपहरण करने वाली रानी के पहले पति के बेटे रोहित और उसके दोस्त राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के वंश की बरामदगी पर डीएसपी रणविजय ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद किया। इंडिया न्यूज ने वंश के अगवा होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो वाले ने महिला पत्रकार की पिटाई कर दी। महिला पत्रकार ने ऑटो वाले को मेहरौली जाने के लिए कहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद दोनों में बहस हो गई और लोगों के सामने ही ऑटो वाले ने महिला पत्रकार को पीटना शुरू कर दिया। ऑटो वाले ने महिला के साथ साथ उसकी मासूम बच्ची को भी थप्पड़ मारा। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक देवर ने प्रॉपर्टी विवाद में अपनी भाभी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित महिला 90% तक जल चुकी है। पीड़ित महिला के मुताबिक देवर की पत्नी और उसके 2 बच्चों ने भी आरोपी का साथ दिया। वारदात के वक्त महिला घर पर अकेली थी। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लखनऊ में पुलिस लाइन में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी के ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 50 साल की महिला सिपाही बीमारी और पारिवारिक टेंशन के चलते डिप्रेशन का शिकार थी। दिल्ली में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से हथियार और 14 लाख कैश बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश लूट, हत्या और चेन स्नेचिंग के 30 से ज्यादा मामलों में शामिल थे। मेरठ के जानी इलाके में बाप बेटे के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो सकती है। यूपी के गाजियाबाद में अस्पताल के 7वें फ्लोर से गिरकर एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की रहने वाली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी के टुकड़े टुकड़े कर लाश को जमीन में दफन कर दिया। मामला तब खुला जब लाश के टुकड़ों को जानवरों ने जमीन से बाहर खींच लिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
यूपी के गोरखपुर में एक नर्सरी स्कूल में 4 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप की वारदात से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस जमकर लाठियां बरसाती हुई नजर आई। पुलिस थाने से महज 10 कदम की दूरी पर स्कूल में हुई इस वारदात से लोगों में गुस्सा है। वारदात से भड़के लोग स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां बरसाई। मासूम से स्कूल में हैवानियत से गुस्साए लोग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। छोटा सराफा इलाके में ये दुकान थी जिसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दुकान धू धू कर जलने लगी। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ ने जवानों की गाड़ी ने एक कार को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। हरियाणा के पलवल में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। तुमसरा गांव के पास बिना टोल दिए गाड़ियां निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हुआ और उसके बाद तोड़फोड़ की गई। खबरों के मुताबिक टोल के पास के एक गांव के लोग बिना टोल दिए गाड़ियां निकालना चाहते थे। कर्मचारियों के रोकने पर आरोपियों ने तोड़फोड़ और हंगामा शुरू कर दिया। कई राउंड गोलियां भी चली। हंगामा करने वाले लोग टोल बूथ के भीतर रखे कैश बॉक्स से लगभग 2 लाख रुपए लूट ले गए। टोल पर लगे सीसीटीवी में रकम लूटते लोगों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। पुलिस जांच कर रही है। गांधीनगर इलाके में बीजेपी नेताओं ने एक सुरक्षा गार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल दिल्ली गेट इलाके की बीजेपी नेता और महिला पार्षद के पति का कार पार्किंग को लेकर गार्ड से विवाद हुआ था। पार्किंग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गार्ड को पीटा। उसकी बंदूक भी छीनने की कोशिश की। पूर्वी दिल्ली के शिकरपुर इलाके में 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन छीनने की वारदात को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एसपी नेता के भाई हाजी नबी पर उनकी गाड़ी पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। हमले में हाजी नबी बाल बाल बच गए। हालांकि उनके ड्राइवर के सिर में गोली लगी है। ड्राइवर का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले के पीछे रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फरीदाबाद में एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को फोन कर अपनी शादी रुकवाई। 5वीं में पढ़ने वाली 15 साल की बच्ची की जबरन शादी करवाई जा रही थी। तभी मंडप से लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को तुरंत रुकवा दिया और शादी करवाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के हेडमास्टर ने 5 साल की छात्रा को बेरहमी से पीटा। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने होमवर्क सही नहीं किया था। मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी टीचर फरार है। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के एक छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित छात्र को सीनियर छात्रों ने इस कदर पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया। कॉलेज प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी आरोपी छात्रों पर कार्रवाई नहीं की गई। गुजरात के वडोदरा में एक पाइप फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने फैक्ट्री से सटे स्कूल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर जब तक काबू पाया जाता, स्कूल के 5 कमरे जलकर खाक हो चुके थे। हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। चेन्नई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। बेंगलौर में दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईश्वरप्पा ने रेप के मामले को लेकर सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लखनऊ में एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। ये लोग छात्र संघ चुनाव कराए जाने के साथ साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा के करनाल में सीएम मोहन लाल खट्टर की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू के लिए हंगामा किया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होते ही सीएम ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, लेकिन जैसे ही वहां मिठाई आई, हंगामा शुरू हो गया। और न्यूज ट्रिपल 2 में फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के। एक हफ्ते के दौरान 60 लाख से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और खुद पहले सदस्य बने थे। बीजेपी ने एक नंबर दिया था जिस पर मिस्ड कॉल करने वाला पार्टी का सदस्य बन जाएगा। गोवा के नए सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अपने कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट सौंपी। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा, राजीव प्रताप रूडी और मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। इससे पहले लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर मृदुला सिन्हा ने पार्सेकर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
इससे पहले पाटसेकर को विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में पाटसेकर स्वास्थ्य मंत्री थे। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने वाले फ्रांसिस डिसूजा उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मोदी ब्रिगेड को हराने के लिए बड़े दल एकजुटता की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संकेत दिया कि चुनाव के बाद कांग्रेस पीडीपी से गठबंधन कर सकती है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लखनऊ में बीएसपी के 2 नेताओं ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह ने कल दोपहर बाद अपना नामांकन दाखिल किया। वीर सिंह के अलावा बीएसपी से राजा राम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके 86वें जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि आडवाणी जी के दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। सोनिया और राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी। दिल्ली सुजानपुर गांव कानपुर का एक अति पिछड़ा गांव है। आबादी लगभग 4 से 5 हजार है। कानपुर के मेयर समेत बीजेपी के कई विधायकों ने आज गांव का जायजा लिया। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने ताबलपुर पंडोरी गांव को गोद लिया। 2019 तक वो 3 गांव गोद लेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता अब ऑनलाइन लोगों से रूबरू होंगे। कांग्रेस अगले हफ्ते अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगी, जिसके जरिए पार्टी सीधे पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी। वेबसाइट में हर विधानसभा का अलग से पेज होगा और इसमें बूथ लेवल की जानकारियां होंगी। वेबसाइट में कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में भी पूरी जानकारी होगी। नेताओं के साथ हैंगआउट की भी सुविधा होगी। अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने साफ सड़क पर झाड़ू लगाने की तस्वीरों पर सफाई दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि वो लोगों को सफाई का संदेश देना चाहती थी। भारी भीड़ की वजह से सफाई संभव नहीं थी। हाथों में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने पर हेमा मालिनी की काफी आलोचना हुई थी। अखिलेश यादव को सफाई अभियान में नॉमिनेट करने के लिए एसपी नेता आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा कि यूपी में पहले से ही सफाई अभियान चल रहा है, हम पीएम की तरह ढोंग नहीं करते। इस बार अयोध्या से जनकपुर तक जाने वाली राम बारात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाराती बनकर शामिल होंगे। राम बारात के आयोजकों की माने तो पीएम मोदी 25 नवंबर को तिलक कार्यक्रम के दौरान सुबह 10 बजे नेपाल के जनकपुर पहुंचेंगे। पीएम 27 से 28 नवंबर को नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल जा रहे हैं। आज से चांदनी चौक की मेन रोड ट्रैफिक के लिए वन वे होगी। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट पर काम कर रही है। अब श्रद्धालु रोमांचक सफर के साथ मुंबई के आसपास के तीर्थ स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए तैयार है सी प्लेन, जो कि उड़ने के साथ साथ पानी में चल भी सकता है। इस खास सी प्लेन के जरिए मुंबई से शिरडी तक का सफर 50 मिनट में तय किया जा सकता है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द